यूएसएफ अर्थात यूनिवर्सल प्रोटिस्ट स्टूडेंट्स फेडरेशन के द्वारा इस विचार गोष्ठी का जो विषय है वह है नीड ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन स्टूडेंट्स लाइफ। और इसमें काफ़ी हम लोग समसामयिक बात करेंगे जो कि युवा के हितकर होगा। तो सबसे प्रथम हम मंच पर हमारे बीच जो विशिष्ट अतिथिगण हैं उनको आमंत्रित करना चाहेंगे। मैं चाहूँगा आप लोग जोरदार करतल ध्वनियों के बीच मंच पर आमंत्रित करें हमारे बीच जो विशिष्ट अतिथिगण हैं। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बीच मौजूद हैं एडवोकेट पूनम दीदी। दीदी प्लीज मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। ज़्यादा लेट होगा तो चल जाना भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा आज के मुख्य वक्ता हमारे बीच उपस्थित हैं आचार्य सत्यव्रतानंद अवधूत दादाजी। दादाजी प्लीज आकर मंच पर स्थान ग्रहण करें। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच उपस्थित हैं आचार्य सिद्ध विद्यानंद अवधूत दादाजी। दादाजी प्लीज मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय आचार्य चिदानंद अवधूत दादाजी। दादाजी प्लीज मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे पटना पीयू के भक्ति प्रधान श्री रविकर दादाजी को। दादाजी प्लीज मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। अब मैं विशिष्ट अतिथिगणों से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि वे हमारे मार गुरुदेव श्री प्रभात रंजन सरकार के फोटो पर माल्यार्पण करें। दादाजी प्लीज। जाओ भाई, इसे रहेगा तो रह ले भाई, चलना ना मेरे घर से। क्या मेरे घर चलना ना भाई। क्या करूँगा फिर? हम पक्का चल लेते लेकिन हम किसी को बता के नहीं आए। अच्छा जा जा, कोई दिक्कत नहीं। अरे घर पे बता देते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब शिशु माँ के गर्भ में होता है तब से ही वह संस्कार ग्रहण करना आरंभ कर देता है और माता पिता स्वप्न भी देखते हैं कि वह बड़ा होकर संस्कारवान बने एवं चरित्रवान बने। परंतु एक उचित मार्गदर्शन के अभाव में कभी कभी हमारे युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित होकर पथ भटक जाते हैं, पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। और ऐसे में
यूपीएसएफ एक ऐसा मंच उनको प्रदान करता है ताकि जितने भी समाज के चरित्रवान एवं नैतिकवान विद्यार्थीगण हैं वे एक मंच पर आकर अपना कल्याण कर सके। यूपीएसएफ जैसा कि हम सब इसके साथ परिचित हैं कि यह सदियों से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु कार्यरत है। कहते हैं कि जब भक्ति भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन जो है प्रसाद बन जाता है। जब भक्ति पान में प्रवेश करती है तो अमृत बन जाती है। जब भक्ति यात्रा में प्रवेश करता है तो तीर्थ बन जाता है। तो इस माहौल को और आध्यात्मिक एवं भक्तिमय वातावरण में ओतप्रोत करने के लिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पर हमारे प्रभात संगीत लेकर प्रस्तुति देने जा रहे हैं जयराज दादाजी। प्लीज आप लोग उनका जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। नमस्कार। लाइव स्ट्रीमिंग चलता है, इसको ग्रुप शेयर कर देगा। हमें फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है। हाँ ज्वाइन चारों तरफ दिखाइएगा, ठीक है? अभी ज्वाइन कोई नहीं है। ठीक है, लाइव फेसबुक पर आता है। काले काले सुख
बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। काफी भक्तिमय वातावरण हो चुका है। इस प्रभात संगीत में आदि पिता सदाशिव के बारे में वर्णन किया गया, जो कि हमारे आदि बिंदु, मध्य बिंदु एवं अंत बिंदु है। अब मैं बिना विलंब किए हुए यूपीएसएफ के बारे में आप सबों के सामने बताना चाहता हूं कि आखिर क्या है यूपीएसएफ और इसका उद्देश्य क्या है। यूपीएसएफ अर्थात यूनिवर्सल प्रोटिस्ट स्टूडेंट्स फेडरेशन, इसकी स्थापना 15 सितंबर 1959 को बिहार के मोतिहारी में युग दृष्टा श्री प्रभात चंद्र सरकार ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु किया था। यह विश्व की एकमात्र गैर राजनीतिक एवं गैर सांप्रदायिक चरित्रवान एवं नैतिकवान विद्यार्थियों की एकमात्र छात्र संगठन है। यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु कार्यरत है पिछले लगभग 6 दशकों से। यूपीएसएफ का उद्देश्य क्या है? शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य के साथ साथ मुफ्त निवास, मुफ्त पाठ्यपुस्तक एवं अन्य शैक्षणिक सहयोग तथा छात्रवृत्ति उपयुक्त परिमाप में मिलनी चाहिए, जिससे उन्हें पढ़ाई जारी रखने में आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़े। यूपीएसएफ आर्थिक योजना पर आधारित रोजगार उन्मुखी शिक्षा का पक्षधर है। यह चाहता है कि विद्यार्थी की समाज राजनीतिक पार्टियों से स्वतंत्र रहकर अपना कर्तव्य और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करे। यूपीएसएफ चाहता है कि शिक्षण पद्धति सभी विद्यार्थियों की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों क्षेत्रों में उन्नति में सहायक हो, जिससे उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके। शिक्षण पद्धति हर प्रकार के भय संत्रास से मुक्त हो तथा शिक्षक और छात्रों के बीच परस्पर सहयोग और सम्मान का भाव हो। यूपीएसएफ चाहता है उच्च कोटि की नैतिक पवित्रता एवं चरित्र का उदाहरण शिक्षकगण छात्रों के बीच प्रस्तुत करें। यूपीएसएफ एक ऐसी जैव मनोवैज्ञानिक शिक्षण पद्धति प्रयोग का हिमायती है, जो विद्यार्थियों की बढ़ती उम्र के साथ उत्पन्न होने वाले मानसिक आवेगों को संतुलित एवं नियंत्रित कर सकती है। जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, यूपीएसएफ अर्थात जो कि त्रिवेणी संगम पर आधारित है, नैतिकता एवं आध्यात्मिकता की, तो हमारे अंदर अनंत संभावनाएं सुसुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, और यदि हम उन्हें जागृत करना चाहें तो हमें अध्यात्म की आवश्यकता अवश्य लेनी होगी, बल्कि अध्यात्म को अपने जीवन में उतारना होगा। तो हम अब मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे, हमारे बीच उपस्थित हैं मंचासीन अतिथि एडवोकेट पूनम दीदी, जो विद्यार्थी जीवन में अध्यात्म की क्या महत्ता है, क्या आवश्यकता है, इस पर प्रकाश डालेगी। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे बीच मौजूद हैं एडवोकेट पूनम दीदी। दीदी प्लीज। सज्जनों को मेरा नमस्कार है। मैं आज दिया गया है नीड ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन स्टूडेंट लाइफ, मतलब छात्र के जीवन में आध्यात्मिकता का क्या महत्व है। सबसे पहले आध्यात्मिकता शब्द जैसे हमारे सामने आता है, लोग इसे धर्म, संप्रदाय, विभिन्न चीज़ों से जोड़कर देखने लगते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो स्पिरिचुअलिटी है ये हमें पहले मानव बनाती है। एक स्टूडेंट जो है वो मानव, अच्छा मानव बन सके, उसके बाद ही हम और चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं कि वो और क्या करेगा। अब अच्छे मानव के लिए मानव धर्म है, मानवता उसका धर्म है, और आज के समाज में बच्चे मानवता को भूल रहे हैं। हम जब एक मनुष्य के रूप में एक शिक्षा ग्रहण करने जब आते हैं, तब हम विद्यार्थी कहे जाते हैं, स्टूडेंट कहे जाते हैं, और वो स्टूडेंट जब नैतिकवान होगा उसके बाद वो आध्यात्मिकता को वो समझ सकता है। तो इसका जो सबसे बेस है वो है नैतिकता। तो नैतिकता के लिए हमें यम नियम सिखाया जाता है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो इन शब्दों को लोग बहुत कलिष्ठ या बहुत समझ लेते हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो साधु संतों को सिर्फ करनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। ये साधारण गृहस्थ
महिलाएं, बच्चे सभी इस यम नियम का पालन कर सकते हैं। अपने आप को, हर कर्म को अगर हम परमात्मा का भाव लेकर जब करते हैं तब हम आध्यात्मिकता की ओर एक एक कदम बढ़ाते हैं। और जब हर काम में, हर क्षण, हर पल, हर कर्म को हम परमात्मा को समर्पित करते चलते हैं तो जब हमारे जो विद्या अर्जन है, उस विद्या अर्जन का हमारा उद्देश्य क्या है? सामान्य तौर पे अगर आज के युग से पूछा जाए तो वो कहेंगे पढ़ करके एक अच्छा कैरियर चाहिए, मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, लुक्रेटिव सैलरी चाहिए, और बस इतना ही उनकी खुशी का एक उस दायरा है। इस खुशी के बाद जब आप अच्छे पढ़ जाते हैं, बहुत वेल एजुकेटेड हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, अच्छी सैलरी है, तब आज के समाज में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है जो कि है सुसाइड को लेकर के। जब आपने इतना अच्छा पढ़ा, आप इतना अच्छा कमा रहे हैं, आप इतनी अच्छी नौकरियों में हैं, फिर एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर कहाँ से आती है जिसे हम निगेटिव माइक्रोवाइटा कहते हैं अपने शब्दों में, वो आपके पास शुरू से वो स्पिरिचुअलिटी नहीं सिखाई गई, आध्यात्मिकता को किस तरह अपने जीवन में आत्मसात करना है और गृहस्थ जीवन में, विद्यार्थी जीवन में कैसे हम उसे अपना सकते हैं, उसे नहीं बताया गया। मैं एक छोटा सा डाटा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी, बहुत शॉर्ट में, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, हमारे पास अमेरिकन है और वो मुझसे भी अच्छा आपको बताएंगे। इसलिए अगर मैं 2013 से 23 तक के डाटा में अगर देखूं, सुसाइड जो स्टूडेंट के बीच में था वो 8,423 संख्या में था, जो कि कुल सुसाइड जो होते हैं उसके 6.2% थे। और अभी जो 2023 में 13,892 की संख्या है, जो कि 8.1% तक पहुंच चुका है। ये 8.1% मैं वो बता रही हूँ जो टोटल सुसाइड होते हैं, उसमें से हमारे स्टूडेंट कितनी सुसाइड कर रहे हैं, इसके ये मात्र 8% है। नौकरी वाले लोग, गृहिणियाँ, वृद्ध, सभी आज के समय में जो सुसाइड का ये जो ग्राफ है वो काफ़ी आगे जा चुका है। इसका मतलब है कि पढ़ने लिखने के बाद भी, हमारे पास पैसा होने के बाद भी, घर है, मकान है, सब कुछ है, उसके बाद भी कहीं कोई चीज़ की कमी है जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं और उसको हम धर्म, उपधर्म और संप्रदाय के नाम पे ही देखते हैं। आज आप सबसे सुनेंगे, सब लोग बोलेंगे आई एम स्पिरिचुअल बट आई एम नॉट रिलीजियस। मैं दूसरे जीवों के उत्थान की बात भी सोच सकता है। जो मानव अपना उत्थान नहीं कर पाएगा वो दूसरे जीवों के उत्थान की बात क्या करेगा? अभी आप डेवलपमेंट का मतलब समझते हैं हमारे पास परचेजिंग कैपेसिटी हो जाए, परचेजिंग कैपेसिटी से आप खरीद लेंगे किसी चीज़ को, बस इतना ही आप अपने हैप्पीनेस को समझते हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे क्या होगा, जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उस पर क्या होगा, हम इतना तक नहीं सोच पाते हैं कि हमारे वेस्टेज जो जा रहे हैं ये किस तरह से रिसाइकिल हो रहे हैं। हम इतनी सी बात नहीं समझेंगे, हम अन्य जीवों की बातें कहाँ से करेंगे और दूसरों की भलाई की बात हम कहाँ से सोच पाएंगे? तो हम कहाँ से कह सकते हैं कि हम आध्यात्मिकता को अपने जीवन में, अरे जहाँ पर माइक से आवाज आ रहा है तो जहाँ पर वही हो सकता है जो न सिर्फ मानव के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में भी सोच सके, अन्य जीव जंतुओं के बारे में भी सोच सके, जो जंतु इस जमीन के नीचे हैं उनके बारे में सोच सके, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं गेट नंबर 10 में सोच सके और विभिन्न स्तरों पे एनिमेट दोनों को वो समझ सके। ये तो हो गए जीव जंतुओं की बात। जल जो है आपको वो जीवित नहीं दिखता, लेकिन कहीं गिरता रहता है और आपको लगता है कि मेरे घर का जल बर्बाद हो रहा है, इससे मेरा क्या बिगड़ेगा। आजकल तो लोग यहाँ तक कह लेते हैं अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। ये जो कह रहे हैं हम, इससे हम क्या भाव समाज में दे रहे हैं, इससे हम क्या मैसेज लोगों में देना चाहते हैं? इसका मतलब है कि हम सेल्फ सेंट्रिक हो गए हैं। जब तक हम दूसरों की बातों को नहीं समझेंगे, परमात्मा की बातों को नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने आप को आध्यात्मिक नहीं बना सकते, अपने बच्चों को हम आध्यात्मिक नहीं बना सकते। और आज के बच्चे अगर हम उनमें ये गुणों को नहीं आरोपित करेंगे तो कल हम समाज में जो उम्मीद कर रहे हैं वो कभी हम पूरा नहीं कर पाएंगे। अब मैंने स्पीच को अपने इंग्लिश में रेडी किया था ताकि मेरे बीच बच्चे होंगे, लेकिन बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स हैं और मैं समझती हूँ कि सभी लोग हिंदी में हैं, इसलिए मैं हिंदी में ही कंटिन्यू करना चाहूँगी। और आप बताएंगे तो आज के यूथ की अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइंस को लेकर के है कि हम साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, तो मैथ हम जानते हैं, इसका मतलब हम बहुत कुछ जानते हैं। अगर अभी पूछा जाए किसी से, बच्चे से, कि हमारा स्ट्रक्चर ट्राइफेरियस है, इस बॉडी को हम 100% मानते हैं, तो ट्राइफेरियस फिजिकल बॉडी है,
माइंड है हमारे अंदर और सोल है, इन तीनों को अगर हम 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं तो 33.3% है। लेकिन वो जो 33.3% है, अगर आप उसको डिवाइड करते हैं तो फिर आपके पॉइंट्स में वो जो 1 रह जाते हैं वो आप कहीं कैलकुलेट नहीं कर पाते। इसका मतलब हम जो फिजिकल साइंस पढ़ते हैं वो कभी भी हम कंप्लीट नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते जब तक कि हम उसको अध्यात्म से नहीं जोड़ लें, हम अन्यान्य को चीज़ों को उसमें इंकलकेट करके नहीं पढ़ें, नहीं समझें। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म को कोई धर्म समझ के, कोई उपधर्म संप्रदाय समझ के उसकी गणना न करें, बल्कि उसके असली रूप में, असल में मानवता क्या है वही हमारा अध्यात्म है। और उस शब्द को, उसकी व्याख्या को हम अपने बच्चों को अच्छे तरीके से समझाएं और अपने बच्चों को सही अर्थों में आध्यात्मिक बनाएं, तो हमारा ये जो यूपीएसएस है ये अपने उद्देश्य में सफल हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना, आप सभी का आभार। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। वाकई आपने अध्यात्म की महत्ता पर जो प्रकाश डाला वो काफी प्रशंसनीय है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वी हैव टू बिकम न्यू ह्यूमनिज्म। न्यू ह्यूमनिज्म थ्योरी क्या है कि देयर शुड बी लव फॉर ऑल बट हेट्रेड फॉर नन, लव फॉर ऑल एनिमेट एज वेल एज इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। अध्यात्म हम सभी को एक यात्रा है जो हमें जीव से शिव की ओर ले जाता है, जो हमें स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले जाता है। तो इस पर आपने बहुत अच्छे से प्रकाश डाला और अब हम आप सबों के बीच जो अगले वक्ता को इनवाइट करना जा रहे हैं, ये लगभग 2 दशकों से विभिन्न स्कूल कॉलेजों में हजारों की तादाद में विद्यार्थीगणों के बीच प्रोग्राम कर रहे हैं और काफ़ी प्रभावशाली प्रोग्राम कर रहे हैं और हजारों लोगों में इन्होंने जीवन में एक सही ओर जाने के लिए उन्हें आकर्षित किया है और अध्यात्म को अपने जीवन में अपनाने के लिए वे लगातार दूसरों को राह दिखा रहे हैं। तो अब हम बुलाना चाहेंगे आचार्य सिद्धिविद्यानंद दादाजी को, जो कि स्टूडेंट्स के ऑलराउंड प्रोग्रेस और एजुकेशन के वास्तविक मीनिंग पर प्रकाश डालेंगे। और दादाजी प्लीज आप आए, आचार्य सिद्धिविद्यानंद दादाजी। उपस्थित मंच से हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री पूनम दीदी, एडवोकेट पूनम दीदी, इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता आचार्य सत्यव्रतानंद अवधूत, UPIF के सेक्रेटरी दिल्ली सेक्टर, और पटना डायसिस सेक्रेटरी आचार्य चिदम्बरानंद अवधूत जी, प्रौढ़ भक्ति प्रधान श्री रेडकर जी, उपस्थित सभी हमारे यूथ मार्गी दादा एवं दीदियों, बच्चों और तमाम जहां तक आवाज़ें जा रही हैं सभी सज्जनों, आज यूनिवर्सल प्राउटिस्ट स्टूडेंट फेडरेशन का एक संगोष्ठी का वास्तव में कहा गया है कि मोरालिटी इज द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। समाज की नैतिकता ही एक आधारशिला है और ये भी कहा गया है कि जब तक से अभी नहीं खोला कि जो मनुष्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों में प्रगति कर रहे हैं उन्हें ही मनुष्य कहा जा सकता है, अन्यथा उन्हें मनुष्य नहीं कहा जा सकता। क्योंकि
हमारे जो श्री प्रभात रंजन सरकार मार गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने इस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन किया है कि देयर शुड बी हैप्पी ब्लेंडिंग बिटवीन द हेलो एक्सट्रोवर्सिव साइंस ऑफ वेस्टर्न एंड इंट्रोवर्सिव ओरिएंटल फिलॉसफी ऑफ ईस्टर्न, दोनों को एक संयुक्त करके एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम मैसेज करता तुमको। और उसी एजुकेशन सिस्टम को ही लेकर यूनिवर्सल प्राउटिस्ट स्टूडेंट फेडरेशन इसी उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ रहा है। जैसे कि इस संसार में बहुत सारे ऐसे छात्र संगठन हैं और जयप्रकाश जो हमारे लोकनायक जयप्रकाश जी थे, उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था। उसमें से मुख्यतः विद्यार्थी लोगों ने ही भाग लिया था और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के बाद भारत में वैसा छात्र आंदोलन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस समय विद्यार्थियों की गुणवत्ता कुछ और थी और आज के समय में विद्यार्थियों की गुणवत्ता कुछ और है। क्योंकि उस समय देशभक्ति इतनी थी, उस समय उनका मन का डाइवर्ट होने का साधन बहुत कम था और आज के समय में विद्यार्थियों की जो मन है उसकी प्रवृत्ति का झुकाव नाना प्रकार के नकारात्मक चीजों की ओर ज्यादा हो चुका है। तो जिसकी वजह से उनके अंदर में देशभक्ति की भावना बहुत कम होती जा रही है। तो इसके लिए यूपीएसएफ क्या कर रहा है? तो यूपीएसएफ का उद्देश्य है कि पहला उद्देश्य है कि इसका डिमांड है कि देयर शुड बी फ्री एंड इक्वल एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल। दूसरा है कि देयर शुड बी जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन एंड आफ्टर एजुकेशन 100% एम्प्लॉयमेंट शुड बी गारंटीड टू वर्क। आज ठीक कर। थर्ड है अरे इसमें मेरे मतलब लाइव स्ट्रीम ना कर रहा है तो नहीं। देयर शुड नॉन इंटरफेरेंसेस ऑफ पॉलिटिशियन in education sector and education must be controlled by the board of education. So Universal Prautist Student Federation stands for free and equal education. These are the basic fundamental aim and objectives of UPSF. दूसरी बात है कि यूनिवर्सल प्राउटिस्ट स्टूडेंट फेडरेशन विद्यार्थियों के अंदर में रचनात्मक, सृजनात्मक और आध्यात्मिक गुणवत्ता को बढ़ाना चाहता है ताकि आने वाले समय में कोई भी माता पिता वृद्धाश्रम में न पले, बल्कि उनके अंदर में इतना अच्छा संस्कार हो कि वे अपने माता पिता का केयर तो जरूर लें और समाज को भी आगे बढ़ाएं। यह है यूनिवर्सल प्राउटिस्ट स्टूडेंट फेडरेशन का एक फंडामेंटल ये एम एंड ऑब्जेक्ट्स। और जब देश में नाना प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी ने अपना स्टूडेंट यूनियन का दुकान खोल रखा, तभी से विद्यार्थियों की जो शक्ति जो है कमजोर हो गई। अलग अलग जितने पॉलिटिकल पार्टी सबका स्टूडेंट्स यूनियन है, अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। तो जिसकी वजह से विद्यार्थियों की जो शक्ति है वो क्या हुआ, छिन्न विच्छिन्न हो गया। इसलिए आर्थिक मुद्दा को लेकर के या किसानों की असली मुद्दा को लेकर के या नैतिक मुद्दा लेकर के या सही इतिहास के मुद्दा को लेकर के कोई भी स्टूडेंट्स फेडरेशन आंदोलन नहीं कर सकता है। इसलिए कि सभी छात्रों की जो शक्ति है वो विभक्त हो चुका है। तो इसलिए यूनिवर्सल प्राउटिस्ट स्टूडेंट फेडरेशन है वो सभी विद्यार्थियों को यूनाइट कर रहा है। आज हम लोगों के मंच पर सभी विद्यार्थी लोग आते हैं। मैं तो पूरे देश विदेश की सभी स्टूडेंट्स लोगों को आह्वान करता रहता हूं और वे लोग चाहते हैं कि यूपीएसएफ के बैनर तले यूनाइट होकर के विद्यार्थियों को अपने अंदर में आध्यात्मिक गुणवत्ता को प्रखर कर, विकसित कर, मानवता के कल्याण के लिए अपने आप को उन्मुक्त करें। यही है यूनिवर्सल प्राउटिस्ट स्टूडेंट फेडरेशन के सदस्यों का मुख्य उद्देश्य। तीसरी बात है कि जब
जैसे कि हमारे पूर्व वक्ता एडवोकेट पूनम दीदी ने कहा कि सुसाइड का रेट बढ़ते जा रहा है। कोटा में आए दिन घटना घटती जाती है और भी पूरे देश क्या विदेश में तो और ज़्यादा संख्या इस मामले में बढ़ा है, इसका रेशियो बड़ी है। तो कारण क्या है? क्योंकि विद्यार्थी जब अपने जीवन में असफल होते हैं तो उनके पास में केवल एक ही मार्ग रहता है, भौतिकता का मार्ग। उनके पास आध्यात्मिकता का किसी भी प्रकार की कोई परिचय है ही नहीं, आध्यात्मिकता से परिचित नहीं है। तो जब भौतिक जगत में असफल होते हैं तो सोचते हैं कि अब मेरे लिए दुनिया बेकार है, इसलिए सुसाइड कर लेते हैं। और केवल विद्यार्थी ही क्यों, कोई भी व्यक्ति सुसाइड इसलिए करता है क्योंकि उसे केवल भौतिक दुनिया के ही बारे में परिचय होता है, आध्यात्मिक दुनिया के बारे में परिचय नहीं होता। जबकि आध्यात्मिक दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है, इसकी परिसीमन अनंत है। डस्टबिन में डाल देना, वहाँ डस्टबिन है। तो आध्यात्मिक साधना की शुरुआत घर घर करने की जरूरत है। तो हम लोग विद्यालय में जाकर के विद्यार्थियों के बीच में योग और ध्यान सिखा रहे हैं और आसन सिखा रहे हैं। आसन के माध्यम से आपके बच्चों का जो भौतिक शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों का हार्मोनल सेक्रेशन संतुलन होगा, जिससे उनका मन बिल्कुल नियंत्रित होगा और वो नैतिकता में प्रतिष्ठित होंगे। और ध्यान के माध्यम से उनका आत्मिक विकास होगा, जिससे वो जीवन में अपने अंदर में अच्छी गुणवत्ता को विकसित करके मानवता के कल्याण करेंगे। और यूपीएसएफ का और एक उद्देश्य है नव्य मानवतावाद की प्रतिष्ठा, अर्थात इस संसार के समस्त इस जीव जगत में जितने भी पेड़ पौधे पशु पक्षी लता गुल में हैं, सबके प्रति समान भाव। ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य की रक्षा में हम पेड़ की कटाई करते जाएंगे। आपको पता है कि मगध के जो जंगल हैं बहुत विराट जंगल था, उसको यहीं पर और आज करते करते थोड़े जंगल बच चुके हैं, जिससे कारण गर्मी ज्यादा होती है। आप लोग गया जाएंगे तो गया में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। कारण क्योंकि गया के आसपास बहुत घने अरण्य थे, आज से बरसों पहले सब कट चुके हैं। तो इसका मतलब मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए या पशु पक्षी पर अत्याचार करने लगेगा तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम मछली की तरह तड़पने लगेंगे। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती है, उसी प्रकार से हमें ऑक्सीजन मिलेगा कहां से। और दूसरी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने आहार में जीवों का भक्षण करता है, जो विकसित जीव हैं उनका भक्षण करता है, विकसित माने इस संसार में जो भी जंगम प्राणी है, अर्थात जो विचरण करते हैं वो विकसित जीव है, उनका भक्षण करता है। और ये उसके सामने ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आती है कि वो खाने के पहले ये सोच ले कि उसकी हत्या किए बिना मैं रह सकता हूं कि नहीं रह सकता हूं, और अपने इस जीव के स्वाद के लिए उसका जीवों का वध करता है, तो समझना है कि वो नव्य मानवतावाद का पालन कर ही नहीं सकता है, किसी भी स्थिति में नहीं। चाहे वह पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से भाषण दे या रिलीजियस प्लेटफॉर्म से भाषण दे, ये कतई वो नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि उसका आचरण व्यवहार उस प्रकार के उपयुक्त, उस प्रकार के अनुसार नहीं है। इसलिए एक जो सच्चा साधक है वही एकमात्र सैनिक है। जो सच्चा साधक नहीं हो सकता है वह सैनिक हो ही नहीं सकता। एक देश दूसरे देश का जासूसी कैसे करता है पता है?
उसको प्रलोभन देकर के जासूसी करता है। अगर जो व्यक्ति अष्टपाश षड्रिपु से मुक्त है, उसका जासूसी कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो बंधनों से मुक्त है। तो जो हमारी प्रौढ़ की जो फिलॉसफी है, वो क्या चाहता है? वो सबके अंदर में आध्यात्मिक गुणवत्ता हो। जब परमात्मा ने हमें 24 घंटा बनाए हैं, तो हमारे लिए आध्यात्मिक साधना करने के लिए भी समय बनाया है, चाहे 1 घंटा या 2 घंटा। तो उस समय को हमने व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम पर उपयोग कर रहे हैं, या किसी से अनशन बात करने में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, और बच्चों के साथ ही काफी हो रहा है। जब सबकॉन्शियस माइंड मेमोरी पावर बढ़ाने का उपाय होता है, और बच्चे लोग सबकॉन्शियस माइंड में तरह तरह का उजुल फुजुल चीजें भर रखे हैं, इसलिए आज हम लोग बच्चों को कहते हैं कि आप लोग ध्यान कीजिए। ध्यान के बिना मनुष्य का सर्वांगीण विकास नामुमकिन है। और इस पुस्तक मेला में आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारी पुस्तक आए हुए हैं, बहुत धार्मिक पुस्तक भी आए हैं। उसके माध्यम से ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान के माध्यम से हमारे जीवन खुशहाल होता है, आनंदमय होता है। क्योंकि बिना सही ज्ञान का हमारा जीवन आनंदमय नहीं हो सकता है। क्योंकि ज्ञान भी 2 प्रकार का होता है, एक कहते हैं ट्रांसडेंटल नॉलेज, दूसरे को कहते हैं नॉन ट्रांसडेंटल। इसी को हम संस्कृत में पराज्ञान और अपराज्ञान कहते हैं। तो अपराज्ञान से हम अपने भौतिक संसाधनों को पूर्ति करते हैं, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा। और जो पराज्ञान है, उससे जीवन का जो लक्ष्य है, परम पुरुष, परमात्मा, गॉड, उनको हम प्राप्त करते हैं, जो सही रूप से वही हमारे जीवन के लक्ष्य है। देखिए, हम लोग तो समाज में सबसे मिलते हैं, एक बहुत बड़े देश के नेता से लेकर के एक रिक्शा पुलर से भी मिलते हैं, एक बहुत बड़े अधिकारी से लेकर के एक साधारण मनुष्य, गांव के किसान से मिलते हैं, सभी उदास हैं। और मनुष्य 24 आवर्स में, आज के समय में यह पैरासाइकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव कर चुके हैं कि 24 आवर्स में कोई 1 मिनट के लिए पागल होता है या 2 मिनट के लिए पागल जरूर होता है। अपने जीवन में कभी न कभी एक स्टेटमेंट्स के कारण आदमी का पूरा जीवन दुखमय हो जाता है। तो इसलिए पंचदशशील में कहा गया है, परपेचुअल रिस्ट्रेंट ऑन बिहेवियर एंड टेम्पर, अर्थात मिजाज और व्यवहार पर सतत नियंत्रण। हमारी वाणी ऐसा न हो जाए कि जिसकी वजह से हमारा जीवन दुखमय हो जाए। इसलिए हमें क्या करना है कि उस पंचदशशील का जो नियम है, आज हम लोग विद्यार्थियों के बीच में यही नियम को बता रहे हैं, जो गुरुदेव ने आज से कई दशक पहले दिए थे। तो जीवन एक आदर्श विमुखी प्रवाह है। जीवन में आदर्श है तो सब कुछ है, अगर आदर्श नहीं है तो कुछ भी नहीं। बिकॉज योर आइडियल इज रिप्रेजेंटेड बाय योर कंडक्ट, योर सोशल, योर कल्चरल एंड योर इकोनॉमिक स्टेटस हैव नथिंग टू डू विथ योर आइडियल। हमारा आचरण व्यवहार ही आदर्श को उन्नत करता है। इसलिए जीवन एक संग्राम है, और संग्राम आत्मिक क्षेत्र, मानसिक क्षेत्र और शारीरिक क्षेत्र में है। और यही यूनिवर्सल प्राउडिस्ट स्टूडेंट्स तमाम देश के युवकों को यही आह्वान करता है कि उठो नैतिको बुद्धिजीवियों, जुग ने तुम्हें पुकारा है, जुग जुग ने तुम्हें पुकारा है। जब जब जीर्ण हुई मानवता, तुमने दिया सहारा है। दूर करो दुनिया से शोषण, सारा विश्व हमारा है, सारा विश्व हमारा है, सारा विश्व हमारा है। इसी के साथ में पानी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, आपने बिल्कुल सही कहा। अध्यात्म भारतवर्ष की प्राण धर्म रहा है, और यूपीएसएफ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु कार्यरत है। स्टूडेंट्स शुड बी फिजिकली फिट, मेंटली साउंड एज वेल एज स्पिरिचुअली एलिवेटेड। ज्ञान हो, ध्यान हो, या विज्ञान हो, या खेल का मैदान हो, या अनुसंधान हो, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, विद्यार्थियों को 360 डिग्री डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग
उन्हें प्रेरित करते हैं। और अब बिना विलंब किए हुए अब मैं बुलाना चाहूंगा आज के मुख्य वक्ता आचार्य सत्यवटानंद अवधूत दादाजी को। प्लीज आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। दादाजी प्लीज। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आचार्य चित्रोपानंद अवधूत दादाजी, आज के अवसर पर वक्ता के रूप में उपस्थित है हमारे मंच पर पूनम दीदी, दूसरे वक्ता आचार्य सिद्ध विद्यानंद अवधूत दादाजी और पटना भुक्ति के प्राउड के भुक्ति प्रधान श्री रविकर जी, उपस्थित बंधुगण और भगिनी, सोचा था मेरे सामने बहुत लोग उपस्थित होंगे और मेरी नजर के सामने वह लोग होंगे जिनको आज मेरे वक्तव्य की जरूरत होगी, किंतु घड़ी का काटा देख रहा हूं, 9 बज चुके हैं, समय कार्यक्रम का समाप्त हो चुका है और अब जो टाइम मुझे दिया गया ये बोनस टाइम है। ये बोनस टाइम कितने का होगा कह नहीं सकता और मेरे सामने सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो ये है कि मैं कहूँ तो क्या कहूँ। मैं तो बहुत अच्छी तैयारी करके आया था कि कम से कम 15, 20, 25 मिनट तक मैं अपनी बातों को रखूँगा, लेकिन मुझे दया आती है आप लोगों पर भी। देख रहा हूँ मैं सारे बुक स्टॉल बंद हो रहे हैं, सारे लोग अपने घर को जा रहे हैं और आप लोग यहाँ मेरी बात को सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन ऊपर में छत नहीं है, पेंडाल नहीं है, खुले आसमान के तले आप लोग बैठे हुए हैं। इसलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा ठंडी में बिठाना नहीं चाहूँगा। चंद मिनटों में मैं चंद बातें बोल करके विराम लूँगा। गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी जब इस धरती पर आए तब उन्होंने सर्वप्रथम अध्यात्म दर्शन का विज्ञान दिया, ज्ञान दिया। उन्होंने धरती के मानव को साधना कैसे करनी है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे करनी है, परमात्मा की ओर आगे कैसे बढ़ना है, इसलिए अध्यात्म विज्ञान दिया। और जब वह साधना के रास्ते पर आगे बढ़ता गया, तब जब उस रास्ते में बढ़ने में उसे बाधा उत्पन्न हुई, तब वह वापस गुरुदेव के पास में गया और बोला, गुरुदेव आपकी बताई हुई साधना बहुत अच्छी है, हमारा मन लगता है, किंतु जब हम इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे रास्ते में अनेक बाधाएं आकर खड़ी हो जाती है। हम कैसे करें, क्या करें, इन बाधाओं को पार कैसे करें। तब दया में द्रवित हुए गुरुदेव ने कहा, चिंता मत करो, मैं उसकी भी तैयारी करके आया हूं। तुम्हारे प्रगति के पथ में जो भी बाधाएं आएगी उनको दूर करने के लिए मैं तुम्हें उपाय बताने आया हूं, और वो उपाय है प्रउत, प्रगतिशील उपयोग तत्व, जिसका पूरा नाम है प्रगतिशील का प्र, उपयोगी का उ, तत्व का त मिलाकर बनता है प्रउत। इंग्लिश में इसी को कहते हैं प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थियरी। प्रोग्रेसिव का प्रो यूटिलाइजेशन का यू और थियरी का टी मिलाकर बनता है प्रउत। यह बात जो मैंने आप लोगों को अभी कही है, यह किसी और ने नहीं, बिहार के मोतिहारी जिले के एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी ने गुरुदेव से पूछा था। वही बात मुझे याद आ रही थी, इसलिए मैंने बताया आपको। तब गुरुदेव ने उनको जो बातें बताई, वही बातें मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं कि किस तरह प्रउत धरती के मानव को उसके जीवन के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने में सहायक सिद्ध होता है। समय कम है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन एक हिंट अवश्य देना चाहूंगा। हे धरती के मानव, अगर तुम्हें अपने जीवन की राह पर आगे बढ़ने की तमन्ना है, तुम चाहते हो कि परम पुरुष की ओर आगे बढ़ते बढ़ते तुम स्वयं परम
पुरुष बन जाओ, यही तेरे जीवन का लक्ष्य है। और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में अगर तुम्हारे जीवन में कोई बाधाएं आती है तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीठ पीछे हूं। मैं जैसा कहता हूं वैसा करो, तुम बिंदास बेधड़क आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हें कोई भी बाधा रोक नहीं पाएगी। गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने धरती के प्रत्येक समस्या का समाधान दिया है। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। धरती का व्यक्ति चाहे कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, मंत्री हो, संतरी हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जो भी हो, जैसा भी हो, सबके जीवन की कुछ न कुछ समस्याएं होती है। उन समस्याओं का समस्त समाधान लेकर के श्री श्री आनंद मूर्ति जी धराधाम पर आए थे। लेकिन दुर्भाग्य, आज भी धरती का मानव उस समस्या के समाधान को समझना नहीं चाहता। और कब तक? खैर, ये सोशल मीडिया का युग है, मेरी आंखों के सामने कोई हो न हो, लेकिन मैं समझता हूं, जानता हूं कि मैं जो भी बोलूंगा वह सारी दुनिया में वायरल हो जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, किसी की नजर में आएगा और दुनिया जानेगी, ओह, हियर लाइज द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ माय लाइफ। ये वही बिहार है जहां से सबसे ज्यादा पलायन होता है। किस लिए? पापी पेट के लिए। किस लिए? तो परिवार को जिंदा रखने के लिए। किस लिए? तो अपने बीबी बच्चों को सुखी संपन्न करने के लिए। लोग अपना बिहार छोड़ करके, अपना घर परिवार छोड़ करके, अपने बिहार की धरती छोड़ करके न जाने कहां कहां जाते हैं, देश में जाते, विदेश में जाते हैं, भटकते रहते हैं। और फिर भी जो चाहते हैं वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसी अवदशा और कब तक होएगी बिहारियों की? ये बेरोजगारी और ये पलायन जो ज्वलंत समस्या है बिहार की, ये कब दूर होगी? इसका क्या कोई उपाय नहीं है? भारत स्वतंत्र हुआ, 78 साल हो गए। स्वतंत्रता का आंदोलन आप लोग सभी जानते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन का एक ज्वलंत सितारा मेरी आंखों के सामने आ रहा है। दिल्ली के रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहा था। किसी अनजान व्यक्ति ने पूछा, हे युवक, कहां जा रहे हो तुम? तो उसने कहा, तुम क्या पूछो, दे क्या बतला, हम कौन और किधर को जा रहे हैं? हम कातिल है किसी जालिम के, हम आग लगाने वाले हैं। ये आग लगाने वाला युवक कौन था? कालांतर में वह क्रांतिवीर कहलाया। उसका नाम था सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह, कौन नहीं जानता सरदार भगत सिंह को? भारत का बच्चा बच्चा जानता है। जब कोर्ट में गया, जज ने पूछा, भगत सिंह, क्रांति से तुम्हारा क्या अभिप्राय? तो भगत सिंह ने कहा, हुजूर, मेरी क्रांति का अभिप्राय केवल कोई खून खराबा नहीं, मेरी क्रांति का अभिप्राय कोई खून खराबा नहीं, बल्कि मैं चाहता हूं मां भारत के प्रत्येक पुत्र और पुत्री को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार मिले सबको अन्न, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा की गारंटी। ये स्वप्न था क्रांतिकारियों का। स्वतंत्रता प्राप्त के 78 साल बीत गए, किंतु मेरा सवाल जस का तस है, क्रांतिवीरों का सपना आज तक साकार क्यों नहीं हुआ है? कोई बात नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अनेकों ने अपना खून दिया, आजादी मिली, किंतु सुभाष चंद्र बोस का सपना साकार क्यों नहीं हुआ? वो भी चाहते थे केवल राजनीतिक आजादी नहीं, इस भारत को अर्थनैतिक आजादी भी मिलनी चाहिए, जीने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, केवल वोट देने की नहीं। हे भारतवासियों, 78 साल हो गए वोट देते देते, किंतु जीने का अधिकार अभी तक क्यों नहीं मिला? हे भारतवासी, तेरा भाग्य परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि कहीं न कहीं हमारी नीति गलत है, कहीं न कहीं हमारी रीति गलत है, कहीं न कहीं हमारी नीयत में खोट है, कहीं न कहीं हमारे कार्य योजना में खोट है। उसी को समझकर,
उसी को मद्देनजर रखकर गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने अपने दर्शन में कहा, हे दुनिया वालों, चिंता न करो, मैं जैसे कहता हूं वैसे करोगे, तुम्हारी समस्त समस्या हल हो जाएगी। ये जो प्रौत दर्शन है, इसके अनुसार तुम कार्य करो, इसको समाज में लागू करो, आज नहीं तो कल तुम्हारी सारी समस्याएं रफू चक्कर हो जाएगी। किंतु कौन लागू करेगा, कैसे लागू होगा प्रौत, कैसे हमारी बेरोजगारी मिटेगी, ये सबसे बड़ा सवाल आज युवकों के सामने है, छात्रों के सामने है। माँ बाप बच्चे को पढ़ाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, आईएएस बनाते हैं, आईपीएस बनाते हैं, फिर भी न डॉक्टर बन पाता है, न इंजीनियर बन पाता है, न आईएएस बन पाता है, न आईपीएस बन जाता है। तब माँ बाप को बहुत कष्ट होता है, कष्ट होता है। तब बोलते हैं बेटा तुझा कोटा, तब बोलते हैं बेटा तुझा कोटा, और वहां पर ट्यूशन लेकर के फिर तू सफलता प्राप्त कर। फिर भी जब वो सफल नहीं हो सकता है तो जैसे पूनम दीदी ने कहा कि वो आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि आध्यात्मिकता की कमी है, क्योंकि उसके ऊपर दर्पण है माँ बाप का। माँ बाप कहते हैं तुझे डॉक्टर बनना है, माँ बाप कहते हैं तुझे इंजीनियर बनना है, माँ बाप कहते हैं तुझे आईएएस बनना है, तुझे आईपीएस बनना है। जबरदस्ती उस पर थोपा जाता है। इसलिए जब वो देखता है कि मैं नहीं कर सकता हूं, तब एक नोट लिखता है, पापा मम्मी आई एम सॉरी, मैं आप लोगों का सपना साकार नहीं कर सकता, मैं आज आप लोगों को छोड़ करके जा रहा हूं, जा रही हूं। ये कब तक चलता रहेगा, कब तक, और नहीं, और नहीं, बस अब दिन बीत गए, अब प्रौत का समय आ गया है, प्रौत को लागू करना है और प्राउटिस्टिक योजना के अंतर्गत सारी समस्याओं का समाधान करना है। आज मुझे सारी समस्याओं के ऊपर नहीं, पिन पॉइंटेड एक समस्या पर आप लोगों के सामने विचार रखना है। स्टूडेंट्स की, युवकों की बेरोजगारी की समस्या कैसे दूर होगी, बेरोजगारी का उपाय क्या है, आज मेरा यही विषय है। मैं चंद शब्दों में आप बताऊंगा। ये विषय अपने आप में बहुत लंबा है, लेकिन इतना जान लीजिए, इतना जान लीजिए, मैं सिर्फ एक दो पॉइंट की चर्चा आप लोगों के बीच में करूंगा। ये नोट मैं तैयार करके लाया था, मैं आप लोगों को डाटा बताने वाला था सारा का सारा, लेकिन समयाभाव के कारण मैं डिटेल में नहीं बोल सकता। लेकिन इतना तो जान लीजिए कि इसी साल जून 2025 में बेरोजगारी का परसेंटेज था 5.6, एंट्री बंद हो 5.6% बेरोजगारी का, बहुत बड़ा परसेंटेज। जो भी ग्रेजुएट होते हैं उसमें से 50.3% ग्रेजुएट की नौकरी पाने के योग्य होते हैं, बाकी 50% अयोग्य होते हैं। 55% युवा ही इंडस्ट्री में काम करने के लायक होते हैं, बाकी लायक नहीं होते हैं। 48% लोग ही इंजीनियर केवल रोजगार के योग्य होते हैं, बाकी 52 अयोग्य होते हैं। आखिर कब तक? जितने सारे के सारे पढ़ते हैं वो सारे के सारे रोजगार को प्राप्त क्यों नहीं करते हैं? सारे डॉक्टर क्यों नहीं बनते हैं? सारे इंजीनियर क्यों नहीं बनते हैं? सारे आईएएस आईपीएस क्यों नहीं बनते हैं? कहीं न कहीं तो खोट है। वो खोट क्या है, वही बोलने जा रहा हूं, वही बोलने जा रहा हूं। पिन पॉइंटेड। छात्रों, युवकों, याद करो, अंग्रेज हमारे देश में आने के पहले हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कैसे थी आपको मैं बताऊं। वह व्यवस्था गुरुकुल की व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था के अंतर्गत 50 विषयों की पढ़ाई की जाती थी। 50 में से 25 विषय ज्ञान विज्ञान पर आधारित होते थे और 25 विषय कौशल और तकनीकी पर आधारित होते थे। पढ़ते पढ़ते ही लड़के को क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, गुरुजी बनना है, टीचर बनना है, फीडर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, इसका निर्णय माता पिता नहीं लेते थे। इसका निर्णय लड़का लड़की नहीं लेते थे। तो कौन लेता था? मेरे जैसे जो आचार्य हुआ करते थे, जो गुरुकुल के टीचर हुआ करते थे,
वो लेते थे। कौन लड़का कौन लड़की क्या बनने लायक है, उसको किस प्रकार का कौशल विकास होना है, इसका निर्णय करते थे और फिर उसको उस प्रकार की पढ़ाई दी जाती थी। विज्ञान की, कौशल और तकनीकी की, और पढ़ाई पूरी होने के बाद में उसको डिग्री के बजाय एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर मिलता था, ज्वाइनिंग लेटर मिलता था, जाओ वहां पर काम करो। ये शिक्षा व्यवस्था थी भारतवर्ष की। आज कहां गई वो शिक्षा व्यवस्था? वो शैतान दी ग्रेट माइकल जब भारत आया तो उसने देखा चारों तरफ घूम फिर करके, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट टू रूल इंडिया। भारत को गुलाम बनाना बहुत कठिन काम है। क्यों? क्योंकि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है। क्यों? क्योंकि यहाँ की सभ्यता और संस्कृति इतनी मजबूत है कि भारतीयों को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। लेकिन हाँ, एक उपाय है, अगर यहाँ की शिक्षा को तहस नहस कर देंगे और हम अपनी शिक्षा व्यवस्था लागू करेंगे तो निश्चित ही भारत पर हम गुलाम बना सकते हैं और राज भी कर सकते हैं। मेरा सवाल है, माइकल ने बनाई हुई गुलामी की शिक्षा व्यवस्था, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुए 78 साल बीत गए, आज भी क्यों ज्यों की त्यों चल रही है? क्या इसका कोई जवाब दे सकेगा? है कोई माई का लाल, है कोई राजनीतिज्ञ, है कोई नेता जो बता सके मुझे कि माइकल की ये गुलाम बनाने वाली शिक्षा व्यवस्था और कितने दिन तक चलेगी? इसलिए गुरुदेवानंद मूर्ति ने कहा, मेरे बच्चों चिंता न करो, तुम लोग गुरुकुल की शिक्षा पद्धति को लागू करो। जो गुरुकुल पहले अपने उज्जवल भविष्य को छू चुका था, जहां पर कोई अनपढ़ नहीं होता था, जहां पर कोई बेरोजगार नहीं हुआ करता था, जहां पर लोग सुखी संपन्न थे, जिस भारतवर्ष को कहा जाता था भारतवर्ष तो सोने की चिड़िया है, कहां गया वो वैभव, कहां गया वो इतिहास, कहां छिप गए वो दिन? फिर वापस लाना है तो याद रखो, तुम्हें सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, शिक्षा के जगत में आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा, संपूर्ण क्रांति करनी पड़ेगी। जेपी के शब्दों में संपूर्ण क्रांति वो क्या होगी? शिक्षा का मॉडल कंप्लीट बदलना पड़ेगा। दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, आए दिन शिक्षा की पद्धति बदलते जा रही है, नई नई शिक्षा पद्धतियां आ रही है, लेकिन फिर भी समस्या जस की तस है। ये शिक्षा पद्धतियां किसी काम की नहीं है। अगर काम की पद्धति अगर कोई है तो वह है गुरुकुल मॉडल पर नव्य मानवतावादी शिक्षा पद्धति। गुरुकुल मॉडल पर आधारित नव्य मानवतावादी शिक्षा पद्धति, जिसको लागू करने से ही बेरोजगारी अपने आप दूर चली जाएगी। और इसके आगे गुरुदेव कहते हैं कि जब तुम पढ़ लिख करके बाहर निकलोगे तो तुम्हारे सामने रोजगार का दरवाजा अगर बंद हो, सरकारी नौकरी का दरवाजा बंद हो, तो कोई बात चिंता न करो, तुम अपना रोजगार शुरू करो। अपना रोजगार शुरू करने के लिए भी तो कुवत चाहिए, क्षमता चाहिए, दक्षता चाहिए, योग्यता चाहिए। वो आएगी कहां से? प्रौत दर्शन वो तुम्हें पूरी कर देगा। तुम अपना उद्योग खोलो, अपना उद्योग खोलो और अपने उद्योग में और लोगों को रोजगार दो। तुम रोजगार खोजने मत जाओ, तुम रोजगार देने वाला बन जाओ, लेने वाला नहीं। ऐसा उपाय केवल और केवल प्रभुत्व ही दे सकता है और कोई नहीं। आज हमारे देश में पूंजीवाद है, साम्यवाद है, लेकिन दोनों प्रयोग की कसौटी पर असफल हो चुके हैं। इसलिए गुरुदेव ने ये प्रौत दर्शन दिया है, इसको अगर हम लागू करेंगे तो निश्चित ही, हे युवकों, हे विद्यार्थियों, केवल तुम्हारी ही समस्या नहीं तो समाज की, मानव समाज की समस्त समस्याओं का निदान चुटकी में हो जाएगा। चुटकी में आज सिर्फ आवश्यकता है उसको लागू करने की। लेकिन ये लागू कौन करेगा? गुरुदेव कहते हैं लागू वर्तमान नेता नहीं कर सकता, तुम्हें नया नेता बनाना पड़ेगा, तभी यह प्रौत लागू होगा। वो नेता कैसा होगा? वह फिजिकली फिट होगा, मेंटली स्ट्रांग होगा, स्पिरिचुअली एलिवेटेड होगा। मेरे पास समय नहीं है, मैं इसको एलाबोरेट नहीं कर सकता, लेकिन याद रखिए, फिजिकली फिट माने
रोग मुक्त शरीर और मेंटली स्ट्रांग माने, मानसिक सबल माने, मानसिक विकार मुक्त मन, वृत्ति विकार मुक्त मन और आध्यात्मिक उन्नत माने जो व्यक्ति अपने जीवन में पग पग पर परमात्मा का अनुभव करता है, जो व्यक्ति सोचता है कि मेरा परमात्मा न किसी मंदिर में है, न किसी मस्जिद में है, न किसी टेम्पल में है, न चर्च घर में है, न गिरजा घर में है, तो कहाँ है? वो मेरे हृदय में है। जैसे हनुमान का राम उसके हृदय में रहा करता था, ठीक उसी तरह मेरा भगवान मेरे हृदय में है। जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे साथ साथ चलता है, सारा काम मुझसे वही कराता है। ये भावना जब मनुष्य के मन में आएगी, जिसका मन का कोना 360 डिग्री का बन जाएगा आध्यात्मिक साधना की बदौलत, वही व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नत कहलाएगा, वरना संभव नहीं। आध्यात्मिक उन्नत के बारे में मेरे पास में सुनाने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन अब नहीं, फिर कभी मिलेंगे तो फिर कभी आगे इसकी चर्चा करेंगे। आज लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रौढ़ एक ऐसा दर्शन है जो मनुष्य जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान है और उसको लागू करना आज समय की मांग है। इसलिए सभी विद्यार्थियों को, सभी युवकों को, सभी मजदूरों को, सभी किसानों को, सभी बुद्धिजीवियों को और भारत ही नहीं तो विश्व के संपूर्ण मानवता को प्रौढ़ को समझना होगा और प्रौढ़ को लागू करना होगा। इसी में हे मनुष्य तेरे जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान छिपा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। वाकई तापमान बढ़ चुका है और हम सब जानते हैं कि जैसा कि हमारे मुख्य वक्ता ने अभी हम लोग को कहा कि जब इस धराधाम पर पाप शक्ति का बोलबाला बढ़ा है, तब इस धराधाम पर परम पुरुष का आगमन हुआ है। और इस बार युग दृष्टा श्री प्रभात रंजन सरकार जी आए। जितने भी महापुरुष आए उन्होंने भगवान तक पहुंचने के रास्ते तो बताए, परंतु एक सामाजिक दर्शन नहीं दे पाए, जिसके कारण आज समाज में शोषण चरम सीमा पर है। हमारे गुरुदेव ने शौच करके हाथ कैसे धोना है से निकृष्ट कार्य से लेकर साधना करके परम पुरुष को कैसे पाना है जैसे सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्ट कार्य, वहां तक सभी चीजें बताई है और इसका रास्ता उन्होंने बताया है। ये वही पटना की भूमि है जहां पर प्रौढ़ के लिए उन्हें काफी प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी है और हम लोग अब नहीं चाहेंगे कि रहे ऐसी हालत खस्ता, इसलिए हम लोग लागू करेंगे प्रौढ़ व्यवस्था। और अब हम बिना विलंब किए हुए बढ़ते हैं समापन की ओर और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा हम लोग के इस सिंपोजियम के अध्यक्ष महोदय आचार्य चिदम्बरानंद दादाजी को। दादाजी आनंद मार्ग स्कूल पोस्टल पार्क में प्रिंसिपल हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर बच्चों की सेवा कर रहे हैं। दादाजी प्लीज आए। आचार्य चिदम्बरानंद दादाजी। सभी हमारे पूज्य बाबा श्री श्यामूर्ति को मेरा साष्टांग प्रणाम और सभी मार्गदर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं बोलूँगा नहीं, इस मंच का जो आयोजन किया हमारे जिज्ञासु दादाजी ने और इस जो पुस्तक मेला में बहुत दिनों से उनका मन था कि यहाँ का स्टॉल लेने के लिए, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन ये जो विचार मंच में उन्होंने जो मंच सजाया है, इस दादाजी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम लोग और बढ़िया ढंग से करेंगे कि यहाँ स्टॉल लगे आनंद मार्ग का अपना पब्लिकेशन का। तो मैं सभी जो आए हैं आगंतुक तो हमारे मार्गदर्शक दीदी सभी को धन्यवाद और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बढ़ता हूँ दादाजी एक आचार्य श्री विद्यानंद दादाजी एक पुस्तक दीदी जी को भेंट करना चाहते हैं देशभक्तों के प्रति, जो हमारे गुरुदेव श्री प्रभात रंजन सरकार द्वारा लिखा गया है। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश के प्रति प्यार नहीं।
स्वदेश के प्रति प्यार नहीं, स्वदेश के प्रति प्यार नहीं। और अब मैं बढ़ना चाहूँगा समापन की ओर, और अब मैं बुलाना चाहूँगा पीयू पटना के भुक्ति प्रधान दादाजी श्री रविकर दादाजी को। दादाजी प्लीज मंच पर आएं और हम सबों का हौसला अफजाई करें। आज का कार्यक्रम आपके सहयोग से काफी सफल रहा। दादाजी प्लीज। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, अध्यक्ष महोदय, दर्शक दीर्घा में सभी श्रोतागण, हमारे पत्रकार बंधु और हमारे मंच संचालक जिज्ञासुआनंद जी, आप सभी को हमारा हार्दिक नमस्कार। अब मैं सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा आप सभी श्रोता बंधु, पत्रकार बंधु, जो बिना छत के इस कार्यक्रम को इतनी ठंड में आप सब लोग सुन रहे हैं। सुनने के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी विशिष्ट अतिथि एडवोकेट पूनम दीदी, जो इंटेलेक्चुअल फेडरेशन की भी सदस्य हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हम लोगों को बताया कि अच्छा मानव बनने के लिए हमें विद्यार्थी जीवन से ही अध्यात्म को अपनाना है, और आध्यात्मिकता को अपनाना कोई कठिन कार्य नहीं है, हम लोग सहजता से अपना सकते हैं, ये दीदी ने बताया। साथ ही एडवोकेट पूनम दीदी ने हम लोगों को बताया कि इस आध्यात्मिकता के सहारे से जो आज हमारे समाज में खासकर हमारे स्टूडेंट लोग जरा सा फेल्यूर की वजह से सुसाइड कर ले रहे हैं, तो ये सुसाइडल टेंडेंसी जो है उसको खत्म किया जा सकता है और समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। एडवोकेट पूनम दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमारे वक्ता आचार्य विद्यानंद अवधूत दादाजी, जिन्होंने हमें बताया कि नैतिकता समाज की आधारशिला है। चाहे हम पढ़ लिख जाएं, जीवन में भौतिक जगत में कितना भी सफल हो जाएं, हम अच्छे ऊंचे पदों पर चले जाएं, अगर हमारे समाज के नियम कानून, संविधान में कितनी भी अच्छी चीज़ों की नियम कानून हो, अगर उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो लोग पहुंचे हैं वो नैतिकवान नहीं हैं, वो इमोरल हैं, तो नेचुरली करप्शन बढ़ेगा, और करप्शन बढ़ेगा तो नेचुरली शोषण होगा, और समाज में जो होना चाहिए उचित वो नहीं हो पाएगा। बहुत सारे अपराध बढ़ेंगे, बहुत सारी कमजोरियां आएंगी, हमारा समाज कमजोर होगा। साथ ही आचार्य सिद्ध विद्यानंद दादा जी ने कहा कि जो हम लोग की शिक्षा व्यवस्था है उसमें हम लोगों को आध्यात्मिकता का समावेश करना चाहिए, और ये जो शिक्षा है, ये शिक्षा है वो यूनिवर्सिटी लेवल तक हर बच्चे को फ्री होना चाहिए और समान शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे सब बच्चे समुचित रूप से बिना भेदभाव के, बिना कोई कुंठा के आगे बढ़ें और समाज में अपना योगदान दें, हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे विश्व को आगे बढ़ा सके। धन्यवाद दादाजी, बहुत बहुत। फिर हमारे मुख्य वक्ता आचार्य सत्यवर्तानंद अवधूत दादाजी, जो हमारे फेडरेशन सेक्रेटरी इंटेलेक्चुअल फेडरेशन दिल्ली सेक्टर हैं, इन्होंने सबसे बड़ी चीज बताई, प्रौत में जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है। प्रौत को उन्होंने समझाया, प्रौत दर्शन में जीवन की सारी समस्याओं को, जैव अजैव सारी समस्याओं का समाधान है, बेरोजगारी का समाधान है, सुसाइडल टेंडेंसी का समाधान है, अपराध का समाधान है, हर चीज का समाधान होता है। साथ ही शिक्षा की जो गुरुकुल व्यवस्था है प्रौत में, नव्य मानवतावादी व्यवस्था है, उन सब का, उससे हम समाज को आगे ले जा सकते हैं। इसको फिर से लाने की जरूरत है। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था को हटा के
इस बात को दादा ने समझाया। आचार्य सत्यव्रतानंद अवधूत दादा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष महोदय आनंद मार्ग प्रचारक संघ के डायोसिस सेक्रेटरी आचार्य चिदम्बरानंद अवधूत दादा जी ने हम लोगों का उत्साहवर्धन किया इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए, और आगे भी इन्होंने हम लोगों को प्रोत्साहित हिम्मत बढ़ाई, इसके लिए दादा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जिज्ञासुआनंद जी जिन्होंने मंच संचालन किया, सारे प्रोग्राम को शुरू से ही ऑर्गेनाइज किया, और हमारे यहाँ पे उपस्थित इसमें सहायक हुए तन्मय जी, राहुल जी, हमारे दीदी लोग हैं, जितने भी उपस्थित हैं, हमारे पत्रकार बंधु, हमारे मंच का माइक संचालन कर रहे थे हमारे प्रोविंस लेवल ऑर्गेनाइजर अजीत दादा, जिन्होंने प्रभात संगीत के माध्यम से आध्यात्मिक माहौल शुरू में ही मंच पर बनाया, हमारे जयराज दादा जी जो इंजीनियर भी हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। पीर हो गई है पर्वत सी, अब यह पिघलनी चाहिए। पीर हो गई है पर्वत सी, अब यह पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई तो गंगा निकलनी चाहिए। आग मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, आग मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, पर आग इस सारी गली दुर्गंध आती व्यवस्था को लगनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। शर्त यह है कि अब ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा और इसमें उपस्थित होने के लिए आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। और अब जैसा कि हम जानते हैं कि अब हम लोग का अगला कार्यक्रम यूटीसी होने वाला है छपरा में 15 से 19 दिसंबर को। उसके लिए मैं आप सबों को सादर आमंत्रित करता हूं। आनंद मार्ग आश्रम नवीगंज में यह प्रोग्राम होने वाला है, यूटिलाइजेशन ट्रेनिंग कैंप, जिसमें सभी युवागण, विद्यार्थीगण सभी अपने संपूर्ण विकास के लिए सादर आमंत्रित है। जैसा कि हम जानते हैं कि विद्यार्थी एवं युवा वही होता है जो कि विध्वंस के महाशमशान के ऊपर निर्माण में संलग्न तांडव करता हुआ जो है वही युवा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के शब्दों में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, कोटि कोटि धन्यवाद। अब मैं सभी से आग्रह करूंगा कृपया वे मंच पर आए और एक बार ग्रुप फोटोग्राफी हो जाए, प्लीज आइए। सब लोग आइए, सब लोग आइए। लाइव चल रहा, लाइव चल रहा है। थोड़ा आगे जाओ ना, क्या नमस्कार, मैं राहुल खन्ना और आप देख रहे हैं साधना न्यूज बिहार। आज हम लोग पटना के गांधी मैदान में हैं, यहाँ पुस्तक मेला में, और जिस तरह से आप लोग पीछे रहिए, नमस्कार, मैं राहुल खन्ना और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। आज हम पटना के गांधी मैदान में हैं और यहाँ पुस्तक मेला में बहुत सारे आप देख रहे हैं पीछे शिक्षा के ऊपर जिन विचारों को रखा गया है, कहीं ना कहीं देश और समाज के लिए सर्वोच्च बातें कही गई। तो सबसे पहले मैं सबसे जानना चाहूंगा कि आज इस मंच से जो संदेश दिया गया है बिहार के लोगों के लिए या भारतवर्ष के लोगों के लिए, वो क्या है सर? थोड़ा सा आगे आप आ जाइए। हमारे देश की शिक्षा पद्धति यह स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले मैकाले ने बनाई हुई शिक्षा पद्धति है, जो हमारी समस्त समस्याओं की जड़ है। जिस देश की शिक्षा पद्धति सुदृढ़ होती है, मजबूत होती है, उस देश की सारी व्यवस्था भी मजबूत होती है और वह देश भी सुखी संपन्न होता है। हमारा भारत देश जब गुरुकुल की शिक्षा पद्धति थी तब वह सोने की चिड़िया कहलाता था, किंतु आज वह गुरुकुल की पद्धति नष्ट भ्रष्ट हो गई है।
मैकेले ने हमारे सारे आचार्यों को जेल में ठूस दिया, मारा पीटा, सारे गुरुकुल बंद कर दिए और अपने राज सत्ता में गुलाम बनाने वाली शिक्षा पद्धति लागू की। वह आज भी स्वतंत्रता प्राप्ति के 78 साल बाद भी चालू है। यह हमारा दुर्भाग्य है। हमारे गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी चाहते हैं कि अगर भारत इन्हें संपूर्ण विश्व में अगर सुखी संपन्न होना है और तो उसके लिए ये शिक्षा की व्यवस्था ये बदलनी चाहिए, जैसे फिनलैंड की व्यवस्था है। फिनलैंड में बहुत ही दुनिया की टॉप व्यवस्था है, जहाँ पर समाज के मेरिट के टॉप 10 होता है, वे शिक्षा व्यवस्था में जाते हैं, बाकी लोग दूसरे धंधों में जाते हैं और वहाँ शिक्षा 16 साल तक फ्री में दी जाती है और कोई परीक्षा नहीं होती है। इस प्रकार की सुंदर शिक्षा आज हमारे गुरुकुल में थी, लेकिन आज वह हमारे बीच में नहीं रही है। उसको लागू करना आज समय की मांग है। और जो विषय हमारे गुरुकुल में पढ़ाए जाते थे वे 50 विषय, जो 25 विषय ज्ञान विज्ञान पर आधारित थे और 25 विषय कौशल और तकनीकी पर आधारित थे। तो ये विज्ञान प्राप्त करने के बाद में कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होता था, कोई व्यक्ति गरीब नहीं होता था, कोई व्यक्ति भूखा नंगा नहीं रहता था, सभी सुखी संपन्न रहते थे। और वह व्यवस्था अगर आज हमें अपने भारत में लागू करनी है, तैयार करनी है, तो हमें फिर से अपने गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था को लागू करना आज समय की मांग है। थैंक यू सर। अभी जो बातचीत हो रही इसी मंच पर आपने जिस तरीके से अपने विचारों को रखे हैं, क्या बिहार की जनता या बिहार में जो एनडीए की सरकार बनी है उसको लेकर के क्या बिहार में शिक्षा के हालात बहुत खराब है, तो बिहार सरकार के लिए क्या सुझाव? एक तो बात है कि जिस प्लेटफॉर्म से मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी, ये तो नॉन पॉलिटिकल है, इसलिए किसी खास पॉलिटिकल पार्टी का बारे में स्टेटमेंट नहीं कर सकता। लेकिन मैं इसी बात को बढ़ा रहा हूँ। वास्तव में जब तक से हृदय में प्रेम नहीं होगा लोगों के प्रति, जीवों के प्रति, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये देश का समाधान है ना। तो हम चाहते हैं कि मूवमेंट हो तो स्पिरिचुअल विद्यार्थियों के माध्यम से, अध्यात्म विद्यार्थियों से। नहीं तो यूनिटी तो सब जगह होता है, यूनिटी होकर के तो लोग तोड़ फोड़ भी करते हैं, उस चीज़ को हम समर्थन नहीं करते। मेन चीज़ है कि आध्यात्मिक गुणवत्ता हमारे विद्यार्थियों के अंदर मिला है, और वही आध्यात्मिक विद्यार्थी जो बड़े होंगे वही इस देश का समाधान कर सकते हैं। नहीं तो जो चीज़ दिखाई दे रहा है वो लगभग सभी विद्यार्थी अपने भविष्य के लिए बहुत काफ़ी चिंतित है, माता पिता भी चिंतित है, क्योंकि 100% एम्प्लॉयमेंट नहीं है। किसानों के लिए उनको कृषकों को उद्योग की दर्जा नहीं है, खेती को उद्योग की दर्जा नहीं दी। तो ये कहा जाए तो ये बहुत बड़ी शैतानों का एक माया जाल है, जिसकी वजह से देश को खोखला किया जा रहा है और आध्यात्मिक रूप से भी खोखला किया जा रहा है। तो इसलिए जो हमारे आचार्य जी ने कहा कि गुरुकुल की व्यवस्था जो थी वही सही व्यवस्था है। उस गुरुकुल की व्यवस्था को लाने के लिए हमारे गुरुदेव ने सिस्टम दिया, नियो ह्यूमनिस्ट एजुकेशन। गुरुकुल मैंने कैसा पैटर्न था, नियो ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन सिस्टम। तो उसी को मैंने कहा कि जो पाश्चात्य जो वैज्ञानिक अनुसंधान और भारत की यानी पूर्वी सभ्यता की जो आध्यात्मिक धरोहर है, उस दोनों को मिलाकर के आगे बढ़े, वही हमारी शिक्षण व्यवस्था है। अगर इसको जिस दिन हम लागू कर देंगे तो कोई लकीर का फिक्र नहीं रहेगा। मैं चाहूँगा मेरे चर्चा को अपना परिचय दे दें, थोड़ा कैमरा के लिए। मेरा नाम आचार्य श्री विद्यानंद अर्पित है। ऐसे तो मेरी पोस्टिंग न्यूयॉर्क सेक्टर 3050 से इस मंच से भी आपने एक प्रवक्ता होने के नाते व्यवस्था भी है, जिस तरीके से आत्मविद्या पर आपने अपने विचारों को रखा है, क्या लगता है जो पढ़े लिखे उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो लोग की मानसिकता होती है क्या व्यवस्था की गया और मुझे आपने क्या सबसे पहले तो हमारे थॉट प्रोसेस है उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। थॉट प्रोसेस का मतलब है कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, तो बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या मार्क्स स्कोर कर लेना 90%, 99% या 100% ले आना, या कोई जॉब शेड्यूल कर लेना, या कुछ प्रॉपर्टी बना लेना, जिससे हम डिज़ायर पूरा करते हैं, जो भी हमारा लस्ट है दुनियावी चीज़ें, क्या यही हमारी सब कुछ है? अगर इतने ही हमको ट्रेनिंग दी गई है तो यहाँ हम फेल होते हैं, समझते हैं हमारे जीवन का उद्देश्य समाप्त हो गया। तो मानव जीवन का उद्देश्य सिर्फ इतना ही नहीं है, हमारी जो बेसिक शिक्षा है वो उसमें कमी है। हमें ये सिखाया ही नहीं गया है कि हम सिर्फ इस दुनियावी चीज़ों को पाने के लिए ही नहीं आए हैं। आपने देखा होगा हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है जिसमें वो सभी चीज़ों को त्याग करके साधना में लगे रहते हैं, उसके बाद भी वो बहुत प्रसन्न रहते हैं। इनफैक्ट जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, सब लोग उनके पास जाके हाथ पर जोड़ करके
उनसे शांति मांग रहे हैं कि शांति आपके पास कहाँ से है। आप बहुत देखेंगे कि आप भौतिक जगत में बहुत ऊंची ऊंचाइयाँ हासिल कर चुके लोग, और लास्ट में ऊपर इतने डिप्रेस्ड हैं कि उनको कुछ नजर ही नहीं आता कि हम क्या करें। करोड़ों की संपत्ति बनाए, एक बार एक स्टॉक में उनको अगर नुकसान हुआ तो तुरंत वो सोचते हैं कि हम आत्महत्या कर लें, या फिर बहुत डिस्ट्रक्टिव माइंड होता है किसी, अगर मैं कोई कंपटीटर है तो हम चाहेंगे उसकी लेग पुलिंग करके हम कैसे आगे बढ़ जाएं। तो ये हमारे अंदर थॉट प्रोसेस में ये सब चीज़ें जो हमें निगेटिव सोचने में मजबूर करती है। हम लोग परम पुरुष की संतान है, हम किसी भी धर्म को देख लें, परमात्मा एक है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस एक है। हम माइक्रोकॉस्म की जो बात करते हैं, जब हम वहाँ से आए हैं हमारे अंदर वो है और हमें वापस वहीं जाना है, तो इतनी हीन मान्यता, इतनी इंफिनिटी हमारे अंदर कहाँ से आ जाती है। इसका मतलब है हमें सोचने का जो तरीका है वो तरीका सही तरीके से बताया ही नहीं गया है कि कैसे हमें सोचना है, हमें अपनी लाइफ को कैसे जीना है। और आज इस मंच पे मेरा यहाँ होने का एक और उद्देश्य है कि हमारे गुरुदेव ने ये बताया है कि एक साधारण गृहस्थ, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो 2 बच्चों की माँ हो या 8 बच्चों की भी माँ हो, वो अपने आप को समान रूप से आध्यात्मिक स्तर पर ला सकती है जितने की हमारे सन्यासी दल ला सकती है। ये जो हमारा मैसेज है आनंद मूर्ति जी का, ये शायद आपको अन्य जगहों पे नहीं मिलेगा। इसमें मुझे आगे समझाने के पीछे कारण का यही उद्देश्य है। और मैं बचपन से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करती आ रही हूँ, और जो अनुभूति अगर मैं कहूँ कि बहुत कुछ है, बहुत कुछ मिलता है, लेकिन जब तक आप उसको फील नहीं करेंगे तब तक आप उसको मानेंगे नहीं। इसलिए ये चीज़ों को प्रैक्टिस करने की, जैसे मेडिटेशन हर एक बच्चे को सिखाया जाए, आज योग के माध्यम से कुछ सिखाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ योग, बॉडी को मोड़ना, एक्सरसाइज करना इतना ही अध्यात्म नहीं है। इससे बहुत ऊपर की चीज़ें हैं जो हम प्रैक्टिस करेंगे तभी समझेंगे कि वो अंदर क्या है, अंदर आपको मुक्ति करनी है। इसके लिए आपके हमारे पास आचार्य धर्म उपलब्ध है। लेकिन हमेशा मैं यही कहूँगी कि कोई एक व्यक्ति भी जिससे परमात्मा ने बनाया है वो इंफीरियर नहीं है। और महिलाओं को तो गीता से, उस वक्त गीता में स्पष्ट दिया गया है कि महिलाओं को साधना का अधिकार है, लेकिन आज तक उससे लोगों को वंचित रखा गया है। तो महिलाएं अपने इस अधिकार को समझें और वो सक्षम है इस बात को समझ करके वो इसके अपनी प्रैक्टिस में लाएं। जी, मेरा शुभ नाम हुआ, मैं एडवोकेट पूनम कुमारी हूँ, मैं पटना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं बचपन से मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी करती हूँ और मैं अपने आप को आज सेल्फ कॉन्फिडेंट महसूस करती हूँ कि मैंने मेडिटेशन से अपने आप को इतना एबल बनाया है कि मैं दादा लोग के साथ उठने बैठने में बिल्कुल कंफर्ट फील करती हूँ। मुझे ऐसा नहीं फील होता कि ये सन्यासी गण है या ये संस्थान के साधक हैं और मैं गृहस्थ धर्म में साधना करती हूँ, दोनों में मुझे कोई अंतर नहीं महसूस होता। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस मंच से बिहार के लोगों को क्या शब्दों में? अच्छा ठीक है भैया, आप थोड़ा आगे आइए। सबको सादर नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार ऐतिहासिक भूमि रहा है, शुरू से ही ज्ञान की, विज्ञान की, ध्यान की, बुद्ध की भूमि रहा है, महावीर की भूमि रहा है, क्रांति की भूमि रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा बिहार वासियों को कि शांति प्रिय मनुष्यों को कभी क्रांति से पीछे कदम नहीं है। पीस लवर्स शुड नॉट रिमेन अवे फ्रॉम रिवॉल्यूशन। और क्रांति क्या है? क्रांति कोई खून खराबा, शोर शराबा नहीं। क्रांति है जीवन के हर क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, नैतिक हो, जीवन के हर क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन। और यही होगा तब जाके वास्तविक होगा संपूर्ण क्रांति। तो मैं इसलिए बिहार के सभी से आह्वान करना चाहूँगा, विभूति सबका संदेश है, नैतिकता, एकता एवं आध्यात्मिकता के त्रिवेणी संगम पर जो हमारी छात्र संगठन स्थापित है उसको अधिक से अधिक लोग आकर जुड़े। मैं यूपीएसएफ का नेशनल सेक्रेटरी जिज्ञासु आनंद आप सभी को आमंत्रित करता हूं। यूपीएसएफ का फुल फॉर्म बताइए। थोड़ा आगे आइए। फुल फॉर्म बताइए ना। आ रही है सर। आज इस मंच से क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, मैं पकड़ दूंगा। आप नहीं इसको छोड़ दीजिए। आप मैं इस मंच से यही आह्वान करना चाहूँगा कि इस समाज में व्याप्त समस्याओं को बदलने के लिए स्टूडेंट लाइफ में आध्यात्मिकता को बढ़ावा दिया जाए। बचपन से ही बच्चों में आध्यात्मिक शिक्षा हो, जिससे वो नैतिक शिक्षा हो, जिससे वो समाज में जब आगे बढ़कर एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में सामने आए तो भौतिक मानसिकता से ऊपर उठ के आध्यात्मिक मानसिकता को देखें, नव्य मानवतावाद की चीज़ों को देखें, जय व जय हर तरह के चीज़ों को ख्याल रख के समाज के उत्थान में अपने योगदान को सार्थक करें। तो मैं यही आह्वान करूँगा कि नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा को जितना अपनाएं। आप सर थोड़ा परिचय भी दे दें।
मेरा नाम रविकर, मैं प्रोटिस्ट यूनिवर्सल के भक्ति प्रधान प्रवक्ता के रूप में संस्था का भी नाम बता दें। आनंद मार्ग प्रचारक संघ का प्रोटिस्ट यूनिवर्सल हमारा एक विंग है, जिसमें बहुत भक्ति प्रधान ये यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल प्रोटिस्ट स्टूडेंट फेडरेशन। और ये जो है संगठन के बारे में बहुत कुछ बोला जा चुका है, और ये संगठन मोतिहारी से शुरू हुआ था। विद्यार्थियों के त्याग और तपस्या के कारण जो है इन्होंने बाबा हमारे गुरुदेव ने इस संगठन का निर्माण किया 1959 में 15 सितंबर को। आज गांधी मैदान में जिस मंच से शिक्षा और आत्महत्या के बारे में विचारों को रखा गया, कहीं न कहीं बिहार के जो युवा वर्ग हैं, जो एक चरम सीमा पर आकर के अपने संतुलन को खो बैठते हैं और कहीं न कहीं आत्महत्या करने का प्लान बनाते हैं, और उनके परिवार जो पीछे रह जाता है वो जीवन भर दुख झेलता है। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के एक मैसेज के तौर पे बिहार की जनता नहीं बल्कि पूरे भारत की जनता को ये मैसेज दिया जा रहा है कि आत्महत्या, जब शिक्षा आपके पास है तो फिर आत्महत्या हम क्यों करें। कैमरामैन विनय कुमार के साथ मेरा खन्ना, साधना न्यूज बिहार। नमस्कार। नामकरण कब हुआ विनय कुमार? ये तो 2 दिन बहुत बहुत धन्यवाद खन्ना जी। आप दिख रहा था बहुत ही